हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 176। इससे पहले इस कहानी के 175 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब तक आप सबने पढ़ा था। रुद्र भी अपने मन में बोलता है कि ये लड़ाई सिर्फ ज़मीन के टुकड़े को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं है, ज़रूर कोई और बात है इसमें। मतलब पापा और दादाजी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं तो खुद ही सोचो कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए ही पापा और दादाजी किसी से ऐसी दुश्मनी मोल लेंगे। मुझे तो इसमें बहुत ही बड़ी बात लगती है जो कि शायद अभी तक हम लोगों को नहीं पता है। इतना आप सब लोग देख चुके थे, अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। इतना कहकर रुद्र ने भी कैन से एक घूंट लिया और फिर उसे नील की ओर बढ़ा दिया और फिर से दोनों ही भाई कुछ सोचने लगते हैं। नील ने भी वापस से बियर की एक कैन पकड़ी और बोला कि लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है कि पापा और दादाजी जरूर कुछ तो छुपा रहे हैं हमसे। देखते हैं, फिलहाल के लिए बलवंत राय को उसका बेटा सौंप देते हैं और उम्मीद करेंगे कि अब बलवंत राय फिर से कभी भी हमारी फैमिली की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। नील ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर बियर का आखिरी घूंट लिया और कैन को गाड़ी से बाहर की तरफ फेंक दिया। फिर दोनों ही गाड़ी से उतरते हैं और फिर उस घर की तरफ चले जाते हैं जहां पर इस वक्त अनिरुद्ध को बांधा था। उन दोनों ने ही अपना चेहरा नहीं ढका था, बल्कि शायद वो अनिरुद्ध को दिखाना चाहते थे कि प्रताप ब्रदर्स उसके बाप से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं और ना ही उससे डरते हैं। दोनों ही इस वक्त अनिरुद्ध के सामने आकर खड़े हो गए थे। अनिरुद्ध ने भी नील और रुद्र की तरफ देखा, लेकिन उसे पहचाना नहीं था। नील भी अनिरुद्ध के हाथ को खोलते हुए बोलता है कि ज़्यादा हाथ पैर मत चलाना, वरना तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने में हम दोनों ही भाइयों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अनिरुद्ध ने भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नील की तरफ घूर कर देखा, जैसे कि अभी के अभी नज़रों में ही उसे खा जाएगा। नील ने भी अनिरुद्ध के हाथ को खोल दिया था और फिर उसके गाल पर बहुत ही प्यार से और हल्के से हाथ लगाकर कहा कि तुमसे करीब 2 या 3 साल बड़ा हूँ मैं, तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ, इसीलिए बहुत प्यार से और शांति से समझा रहा हूँ तुम्हें। इसीलिए चाहता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि तुम समझ जाओगे। हम दोनों ही प्रताप ब्रदर्स हैं। तुम्हारे बाप ने हमारी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी थी, हमारी फैमिली को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाया है, इसीलिए हमने तुम्हें किडनैप किया था। तुम्हारे बाप को ये बताने के लिए कि फैमिली उसके पास भी है और फैमिली का दर्द क्या होता है उसे समझ में आए। अगर हम अपनी पर आ गए ना तो फिर हम भी उसकी फैमिली को नुकसान पहुँचा सकते हैं। अब शांति से हमारे साथ चलो, हम तुम्हें तुम्हारे पापा के पास छोड़ देंगे। नील की बातों को सुनकर तो अनिरुद्ध भी उसकी आंखों में देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये सच में सच बोल रहा है या झूठ। उसे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। तो वहीं नील सोच रहा था कि ड्रैगन ने इसे किडनैप कैसे किया होगा, इसके तो गाल इतने ज़्यादा मोटे मोटे हो गए हैं। क्या एक ही हफ्ते में अनिरुद्ध किडनैप होकर मोटा हो गया था? मोटा होता भी कैसे ना, क्योंकि तितली ने अपने हाथों से ज़बरदस्ती खाना जो उसे खिला रही थी, वो अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना उसे रोज खिलाती थी। अनिरुद्ध ने भी अब पैरों की तरफ देखा तो रुद्र उसके पैरों की रस्सी को खोल रहा था। उसे हैरानी होती है कि जिन भाइयों ने उसे किडनैप किया था और फिर जिस लड़की ने उसे कैद कर रखा था, वो उसे इतने अच्छे से खाना पानी खिला पिला रही थी और अब ये दोनों ही भाई कितने ज़्यादा प्यार से उसकी रस्सी को खोल रहे थे, जैसे वो किडनैप नहीं हुआ बल्कि मेहमान नवाजी में आया हो उन दोनों के पास। दोनों ही भाई अभी अनिरुद्ध की बाजू पकड़कर उसे बाहर की तरफ लेकर आ गए थे। उन्होंने अनिरुद्ध को गाड़ी की पिछली सीट पर आराम से बैठा दिया और फिर रुद्र बोलता है कि ज़्यादा चालाकी बिल्कुल भी मत करना तुम। इतना कहकर उसने भी अपने ब्लेजर को जरा सा पीछे की तरफ हटाया तो उसकी कमर पर अभी बंदूक लगी हुई थी। वो अनिरुद्ध को अपनी ताकत दिखाना चाहता था कि उसने अगर जरा सी भी चालाकी दिखाई तो शायद वो जान से मारा जाएगा। अनिरुद्ध भी चुपचाप से गाड़ी में बैठा रहता है और रुद्र जो कि अभी गाड़ी ड्राइव कर रहा था और नील जो कि आराम से अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था और वीडियोस देख रहा था। अनिरुद्ध भी शांति से बैठा दोनों ही भाइयों की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी किडनैपिंग हुई है या फिर उसने एक हफ्ते का कहीं पर ट्रिप मनाया था। थोड़ी देर में ही रुद्र ने भी गाड़ी राय हाउस के बाहर आकर रोकी थी। नील ने भी हल्का सा पलटकर अनिरुद्ध की तरफ देखा और वे बहुत ही प्यार से और शांति के साथ बोला कि उतरो और पलटकर बिल्कुल भी मत देखना। अनिरुद्ध ने भी एक एब्रो चढ़ाकर नील की तरफ थोड़ा सा घूरकर देखा तो नील ने भी थोड़ा सा हंसते हुए कहा कि कहा था ना कि तुमसे 2-3 साल बड़ा हूँ मैं, तुमसे तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ, तो फिर चुपचाप से अब हमारी बात मानो। चलो, ये हमारी शराफत है कि तुम्हारे बाप ने हमारे साथ इतना कुछ गलत किया है, उसके बाद भी हम सही सलामत तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ रहे हैं।
तुम्हें तो खुशी मनानी चाहिए और शुक्र भी। अगर कभी भी हम पर गुस्सा आए ना तो फिर पहले जाकर अपने पाप से पूछ लेना कि उन्होंने हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की हुई थी। आखिरकार ऐसी कौन सी दुश्मनी है उनकी हमारे से। अनिरुद्ध भी गाड़ी से नीचे उतरा और घर के अंदर चला गया तो नील और रुद्र दोनों ही अभी उसे जाता हुआ देख रहे थे। नील ने फिर बलवंत राय को फ़ोन किया। बलवंत राय ने भी एक ही बार में फ़ोन को रिसीव कर दिया था। तो नील भी थोड़ा सा अकड़ के साथ बोलता है कि तुम्हारे इकलौते बेटे को घर पर छोड़ दिया है। अब उम्मीद करता हूँ कि तुम कभी भी प्रताप फैमिली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि फैमिली से कितनी मोहब्बत होती है। अगर ऐसा हुआ ना तो फिर याद रखना, बेबी और बच्चे तुम्हारे घर में भी हैं। जान से मारने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा मैं। इतना कहकर नील ने भी एकदम से फ़ोन को कट कर दिया। तो अनिरुद्ध भी सीधा अब अपने घर के अंदर आ गया था। बलवंत राय भी सीढ़ियों से उतरता हुआ जल्दी जल्दी नीचे आ रहा था। उसने भी अब अपने बेटे को देखा तो वो एकदम से भावुक हो गया था। उसकी आंखें भी एकदम से नम हो गई थी। वो तेज कदमों के साथ नीचे आ गया और उसने भी अपने बेटे को झट से गले लगा लिया। फिर उसने अनिरुद्ध की तरफ देखा और फिर थोड़ा सा खुद से दूर किया और उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बहुत ही प्यार से कहा कि तो तू तो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। क्या वो लोग तुझे मारते थे या फिर खाना नहीं देते थे क्या? अनिरुद्ध ने भी एक ऐब्रो चढ़ाई और बोला कि आपको मुझे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि मेरा वेट बढ़ गया है? मतलब मैं पहले से ज़्यादा मोटा हो गया हूँ पापा? मारते नहीं थे वो, बल्कि एक लड़की थी जो मुझे अलग अलग डिशेस बनाकर रोज़ अच्छे से अपने हाथों से खिलाती थी। इतना कहकर अनिरुद्ध भी अपने कमरे की ओर जाने लगता है। बलवंत राय बोलता है कि अनिरुद्ध, क्या अपने पापा से गुस्सा हो तुम? अनिरुद्ध ने भी हल्का सा पलटकर बलवंत राय की तरफ देखा और बोला कि मैं आपसे गुस्सा कैसे हो सकता हूँ पापा? बिल्कुल भी नहीं। आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताते हैं कि आप अपने मन में कौन से राज को दफन करके बैठे हैं। कभी भी अपने दिल की बात मुझे क्यों नहीं बताते हो? उन लोगों ने मुझे किडनैप किया था सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि उनका कहना है कि आप उनकी फैमिली को अटैक कर रहे हो, उनकी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि आप उनकी फैमिली पर अटैक क्यों कर रहे हो? बलवंत राय अब कुछ नहीं बोलता है। वो एकदम से चुप हो गया था। इस वक्त दुश्मनी में अनिरुद्ध को घसीटना बिल्कुल भी नहीं चाहता था वो, लेकिन प्रताप ब्रदर्स ने बलवंत राय को ये जरूर समझा दिया था कि परिवार तो उसका भी है। अनिरुद्ध ने फिर से धीरे से अपनी गर्दन हिलाई और बोला कि मैं जा रहा हूँ पापा, नहा कर ऑफिस से जाना है मुझे। आज कई दिनों से ऑफिस नहीं किया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पास बैठकर 2 घड़ी आपसे बातें करूं तो फिर मुझे सच बता दीजिए आप कि आखिरकार आप प्रताप खानदान के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या दुश्मनी है आपकी उनसे? कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो आप उनकी फैमिली के साथ? बलवंत राय अभी भी कुछ नहीं बोलता है और फिर अनिरुद्ध जो चुपचाप से गर्दन हिलाकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया था। उसने खुद को आईने में देखा तो बहुत दिनों के बाद उसने खुद का चेहरा देखा था। दाढ़ी भी थोड़ी सी बड़ी हो गई थी और आंखें भी थोड़ी सी सूजी हुई थी, क्योंकि वो बस खाता रहता था और सोता रहता था। अनिरुद्ध भी अब खुद को देखकर बोलता है कि यार सच में मेरा वेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फिर से डाइट करनी पड़ेगी मुझे। उस लड़की ने तो पता नहीं क्या क्या बनाकर खिलाया था मुझे, पर जो भी बनाती थी ना सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती थी। तो वहीं दूसरी तरफ तितली भी थोड़ा सा उदास थी, क्योंकि वो अब अपने मिस्टर हैंडसम से मिल नहीं सकती थी, क्योंकि अब तो अनिरुद्ध वहाँ से जा चुका था। तो वहीं शिमला में इस वक्त निहाल और नव्या दोनों ही डिनर कर रहे थे और इस वक्त वहाँ पर हल्की हल्की सी बर्फ़ पड़ रही थी। निहाल बोलता है कि नव्या, बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंडा है ना? नव्या ने भी बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर उसने निहाल की थाली में से एक गर्मा गर्म पूड़ी परोसते हुए कहा कि ठंड मत देखो, खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। निहाल भी अब खाना खाने लगता है और फिर खाना खाने के बाद नव्या ने भी किचन को समेटा और फिर सीधा कमरे के अंदर आ जाती है। निहाल भी अभी उसके पीछे पीछे आ गया था। नव्या सीधा बेड पर आकर लेट गई थी और रजाई में घुस गई थी। निहाल भी नव्या के पास आने लगता है तो नव्या भी जल्दी से उठकर बोलती है कि चुपचाप से जाकर सोफे पर लेटो, समझे तुम? यहाँ पर मैं अकेले सोऊंगी, तुम यहाँ पर नहीं सोओगे। निहाल कुछ देर तक तो नव्या को हैरानी से देखता रहता है और फिर बोलता है कि नव्या, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ और तुम हो कि ऐसे बच्चों की तरह हरकत कर रही हो मेरे सामने। तुम मुझसे इतनी ज़्यादा जिद क्यों करती हो यार? इतना ज़्यादा क्या ही जिद करना। नव्या का मन तो अभी ऐसा कर रहा था कि निहाल का मुंह ही तोड़ दे। वो निहाल के सामने तो अपनी जिद करती थी और फिर निहाल जो कि उसकी जिद समझने के बजाय उस पर ही गुस्सा करने लगता था।
सच में उसने बहुत ही ज़्यादा सीधे-साधे इंसान से शादी कर ली थी जो एकदम से पागल था। निहाल ने भी अब नव्या के बराबर से तकिया उठाया और बोला कि ठीक है, जा रहा हूँ सोफ़े पर सोने के लिए, सो जाओ तुम यहाँ पर अकेली, अकेली सोना है ना तुम्हें? एक तो उल्टे काम करती हो, ऊपर से नखरे भी दिखाती हो, मैं भी तुम्हारे नखरे नहीं झेलूँगा। इतना कहकर निहाल भी जाकर सोफ़े पर लेट गया था और उसने भी अपनी आँखों को बंद कर लिया था और खुद को ब्लैंकेट में छुपा लिया था। वहीं नव्या भी उठकर बैठ गई थी। उसने निहाल को देखा तो निहाल ने अभी पूरा मुंह ढका हुआ था। नव्या ने तकिया उठाया और निहाल पर जोर से पटक कर मारा। निहाल ने कोई रिएक्ट नहीं किया और वापस से करवट लेकर सो गया। नव्या से भी अब रहा नहीं गया, वो भी बेड से उतरी और सीधा निहाल के कंबल में चली गई। निहाल के चेहरे पर तो हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और नव्या भी निहाल के बिल्कुल ऊपर जाकर लेट गई थी और उसने भी कंबल को दोनों पे छुपा लिया था। निहाल ने भी अपनी पकड़ नव्या पर कस दी थी और उसकी गर्दन को चूमने लगा था। नव्या बस आंखें बंद किए हुए निहाल के एहसास को महसूस कर रही थी। हर एक बढ़ते पल में नव्या की सांसें तेज हो रही थी और निहाल को तो न जाने कब से इस दिन का इंतजार था। नव्या बस आंखें बंद किए हुए निहाल के प्यार को महसूस कर रही थी और अब धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे में खोते चले गए। इधर बलवंत राय इस वक्त एक अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था और उसके हाथ में ड्रिंक का ग्लास था। उसकी आंखों के सामने बड़ी सी एक रागनी की फोटो लगी हुई थी। वो रागनी की फोटो को देखते हुए ड्रिंक कर रहा था और फिर उसने अपनी आंखों को बंद किया और खुद से बोलता है कि रागनी, अब जीने की इच्छा नहीं होती है। दूसरी तरफ प्रताप ब्रदर्स में भी लगभग सब कुछ सही हो गया था। रुद्र आज नील के साथ ही ऑफिस से घर आ गया था। उसने भी अपना बैग सोफे पर रखा और फिर अपनी टाई को हल्के से ढीली करते हुए बोलता है कि किट्टू प्लीज एक गिलास पानी दे दो। इतना कहकर वो भी सोफे पर जाकर बैठ गया। तभी अवनी भी ट्रे में 2 गिलास पानी लेकर आती है और उसने नील और रुद्र दोनों की तरफ ही पानी का गिलास बढ़ा दिया। रुद्र बोलता है कि भाभी किट्टू कहाँ पर है? वहीं नील ने पूछा कि अच्छा, और हाँ, मम्मी पापा भी दिखाई नहीं दे रहे? अवनी बोलती है कि मम्मी पापा तो पुश्तैनी हवेली गए हैं, दादाजी और दादी दोनों को ही लेने के लिए। रुद्र बोलता है कि अच्छा, और भाभी किट्टू दिखाई नहीं दे रही है? अवनी ने कहा कि रुको, अभी तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। इतना कहकर अवनी भी एक कमरे में गई और फिर वापस से कुछ पेपर्स लेकर आती है। उसने वो पेपर रुद्र की ओर बढ़ाते हुए कहा कि ये डाइवोर्स पेपर है ना, जो तुमने मिस्टर पुरोहित के घर पर भिजवाए थे किट्टू के लिए? किट्टू ने भी इन पेपर्स पर साइन कर दिया है और वो कहकर गई है कि रुद्र से भी कह देना कि साइन करके वापस से पेपर भिजवा दें। रुद्र तो अभी फटी हुई आंखों से अवनी की तरफ देख रहा था और नील जो कि हैरानी से रुद्र की तरफ देख रहा था। नील ने भी अगले ही पल अपनी हथेली अपने माथे पर मारकर कहा कि एक तो ये मेरे भाई सारे के सारे मेढक जैसे हो गए हैं, एक तराजू में बैठकर दूसरा तो उछल जाता है। एक निहाल को इतनी मुश्किल से शिमला भेजा है तो इस रुद्र ने उल्टे सीधे काम कर डाले यहाँ पर। इतना कहकर उसने भी रुद्र की बाजू पकड़कर अपनी तरफ गुस्से से घुमाया और बोला कि तूने डाइवोर्स पेपर बनवाए थे किट्टू के लिए और तूने उसे ससुर जी के यहाँ भी भिजवा दिया। अब तू मुझे ये बता दे कि जब मम्मी पापा घर आएंगे और दादा दादी पूछेंगे कि किट्टू कहाँ पर है तो उन्हें क्या जवाब देगा तू? रुद्र हैरानी से अवनी और नील की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे की हवाइयाँ तो एकदम से उड़ गई थी। उसने भी अपना फ़ोन निकाला और फिर किट्टू को कॉल कर दिया, लेकिन किट्टू ने फ़ोन रिसीव नहीं किया था। रुद्र ने फिर से फ़ोन किया। इस बार नरेन ने फ़ोन रिसीव कर लिया था। रुद्र बिना नरेन की आवाज़ सुने ही बोल पड़ता है कि किट्टू, ये क्या बचपना है तुम्हारा? तुम जानती हो ना कि मैंने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ मजबूरी में किया था। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम मुझे छोड़कर ही चली जाओगी? मतलब जो भी तुम्हारा मन आएगा तुम वो करोगी? मैं अपनी गलती मान तो रहा हूँ, तुम कहोगी तो तुम्हारे पैर भी पकड़ लूँगा। देखो, 1-2 दिन में मम्मी पापा घर वापस आ जाएंगे, वो तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो फिर मैं क्या कहूँगा? तभी नरेन की आवाज़ आती है कि अरे दामाद जी, थोड़ा सा सांस तो ले लीजिए। किट्टू आपसे बात नहीं करना चाहती है, इसीलिए मैंने फ़ोन रिसीव कर लिया है, लेकिन आप तो एक ही सांस में सब कुछ बोले जा रहे हो। रुद्र बोलता है कि अरे पापा जी, किट्टू को समझाइए ना आप। देखिए, आप तो जानते ही हो ना कि मैं किस सिचुएशन से गुजरा था। आपको तो सब कुछ पता है। प्लीज़ उससे कहिए कि वो वापस आ जाए। नरेन बोलता है कि देखो रुद्र, तुम दोनों ही भाइयों में कुछ तो ऐसा है कि मेरी दोनों ही बेटियां तुम दोनों में एकदम से पागल हो गई हैं, लेकिन अब किट्टू जब वापस मेरे घर आ गई है ना, तो वो तुम्हें डाइवोर्स देना चाहती है। तो फिर अब मैं भी किट्टू के डिसीजन में दखल अंदाज नहीं करना चाहता हूँ। आखिरकार तुमने उसे परेशान भी तो बहुत ज़्यादा किया है, उसे डांटा है, उसे सच नहीं बताया। वो बार बार तुमसे बात करने की कोशिश करती रही और तुम अपनी ही अकड़ में रहे। अगर तुम किट्टू को सही वक्त पर सही बातें बता देते तो शायद तुम दोनों के रिश्ते के बीच में खटास नहीं आती। रुद्र बिल्कुल मासूम सा बनकर बैठा हुआ था। उसे वो पल एकदम
एकदम से याद आ गया था जब किट्टू ने लॉकअप में कहा था कि मुझ पर आपके बहुत सारे एहसान हैं और ये सारे एहसान उतार दूंगी आपके। तभी नरेन की आवाज़ आती है कि दामाद जी, वो ये कह रही थी कि मिस्टर प्रताप उस पर बहुत ज़्यादा एहसान किए हैं और उसने मिस्टर प्रताप के सारे एहसान चुका दिए हैं। अब वो वापस से प्रताप हाउस नहीं जाएगी और मैं भी नहीं चाहता हूँ कि बात ज़्यादा आगे बढ़े, इसीलिए आराम से साइन कर देना। ये सुनकर रुद्र ने हैरानी से कहा कि मेरा घर टूट रहा है पापा जी और आप कह रहे हो कि साइन कर देना? ऐसे कैसे साइन कर दूं? किट्टू का हाथ पकड़कर अग्नि के चारों तरफ चक्कर काटे हैं मैंने, ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं उसे? भगवान को साक्षी मानकर उसके माथे पर सिंदूर भरा है। अब आप कह रहे हो कि मैं साइन कर दूं? मैं साइन करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं किट्टू को खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। अपनी बेटी से कहिए कि तैयार हो जाए, मैं अभी के अभी लेने आ रहा हूँ उसे। इतना कहकर रुद्र ने भी फोन को कट कर दिया और फिर वो खड़ा हुआ तो नील और अवनी दोनों ही अभी रुद्र की तरफ देख रहे थे। रुद्र बोलता है कि ऐसे क्यों देख रहे हो आप लोग मुझे? नील बोलता है कि जब निहाल गया था तो मैंने उसे एक बात कही थी कि बिना नव्या के वापस मत आना। वही बात मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ कि बिना किट्टू को वापस लिए बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि तुम्हारी बैंड अकेला मैं नहीं बजाऊंगा। दादा दादी और मम्मी पापा सब तुम पर चढ़ जाएंगे और फिर मैं तुझे बचाऊंगा भी नहीं। इसीलिए जाओ और अपनी किट्टू को जल्द से जल्द घर वापस लेकर आओ। रुद्र ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर तेज कदमों के साथ घर से निकल गया। वो खुद में ही बड़बड़ा रहा था, यार एक तो पूरा दिन ऑफिस में काम करो और अब ये बच्चों की तरह नाराज होकर बैठ गई है। मतलब मेरी तो यार बैंड ही बजी पड़ी है। मैंने अपनी गलती पर थप्पड़ भी तो खा लिया था और फिर उसके बावजूद भी छोड़ के चली गई मुझे। कैसी लड़की है ये? लड़कियों को समझना इतना मुश्किल क्यों है यार? ये कहते हुए रुद्र भी गाड़ी में बैठ चुका था और फिर अगले 1 घंटे में उसकी गाड़ी पुरोहित हाउस के गार्डन में खड़ी हुई थी। रुद्र घर के अंदर जाने लगा तो सौम्या ने भी उसे वहीं गार्डन में ही रोकते हुए कहा कि रुको रुको रुको, अंदर कहाँ आ रहे हो तुम? रुद्र ने भी हाथ जोड़कर कहा कि अरे मम्मी जी प्लीज़ प्लीज़ उसे समझाओ ना, उसे कहो ना कि वो मेरे साथ चले। आप तो समझो प्लीज़, उसके बिना नहीं रह सकता हूँ मैं। उसने जो मेरे लिए किया है ना कोई और नहीं कर सकता है। उसे कहो ना कि मेरे साथ घर वापस चले। तभी किट्टू जो कि अभी बालकनी में खड़ी हुई थी वो बोलती है कि रुद्र सर यहीं ऊपर देखिए आप। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखा तो किट्टू बोलती है कि मैंने आपको लॉकअप में कहा था ना कि आपके मुझ पर बहुत सारे एहसान हैं। मैंने वो सारे एहसान आपके चुका दिए हैं और अब आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मुझे वापस से उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाना है। रुद्र ने हाथ जोड़कर कहा कि किट्टू प्लीज़ ऐसा मत करो। देखो मम्मी पापा पुश्तैनी हवेली गए हैं, 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। वो मुझसे पूछेंगे तो फिर मैं उन्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। प्लीज़ मेरे साथ वापस से प्रताप आओ चलो। किट्टू ने भी हल्के गुस्से में कहा कि क्यों नहीं कर पाएंगे? बताइए ना क्यों नहीं कर पाएंगे? जब आपने मुझे डाइवोर्स देने के लिए ठान ही लिया था तो फिर अब आप अपने मम्मी पापा से भी क्या कहेंगे ये आपको खुद पता होना चाहिए ना। तब नहीं सोचा था आप क्या कहेंगे जब आपने मुझे घर से जाने के लिए कहा था और फिर मैं घर से चली जाती तब आप अपने मम्मी पापा से क्या कहते? जो उस वक्त कहते ना वही अब आप इस वक्त कह देना। ओके। रुद्र बोलता है कि किट्टू प्लीज़ बचपना मत दिखाओ तुम। मैं माफ़ी मांग तो रहा हूँ तुमसे। वो वक्त बिल्कुल अलग था। माहिरा मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, बलवंत राय मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, मेरे परिवार पर अटैक कर रहा था, इसीलिए मैं परेशान होकर तुम पर गुस्सा निकालता रहा। किट्टू ने भी इस बार गुस्से में कहा कि क्यों, मैं इंसान नहीं हूँ क्या जो मुझ पर आप गुस्सा निकाल रहे थे? क्या मुझे खरीद कर लाए थे क्या आप? जो मुंह में आएगा मुझे बोल दो कि आप। कितनी बार मैंने अपने दर्द को एक साइड पे रखा और आपसे बात करने की कोशिश की, बार बार आपसे माफ़ी मांग रही थी। कितनी बार मैंने आपसे माफ़ी मांगी थी, याद है आपको? कितनी बार मैं आपके लिए रात रात भर रोई थी, लेकिन आपको मुझ पर जरा सा भी तरस नहीं आया था। अगर उस वक्त मुझ पर तरस नहीं आया था ना तो फिर अब मैं आप पर तरस क्यों खाऊं? क्यों खाऊं? नहीं खाऊंगी मैं भी आप पर तरस। जैसे आए हो ना वैसे ही चले जाओ और डाइवोर्स पेपर पर साइन करके भिजवा दीजिएगा, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। इतना कहकर किट्टू भी वापस से कमरे के अंदर जाने लगी, लेकिन फिर कुछ सोचकर वापस आई और बोली कि एक और बात रुद्र सर, अगर आप अपने मम्मी पापा को नहीं बता सकते हो ना तो ठीक है, मैं बता दूंगी मम्मी पापा को। जो जो आपने मेरे साथ किया है ना सब कुछ बता दूंगी। बता दूंगी कि मैं कितनी रातें रो रो कर वहाँ पर सोई हूँ। बता दूंगी कि निहाल की शादी में भी आपने मुझसे सीधे मुंह तक बात नहीं करी थी। बता दूंगी कि आपने मुझे कितनी बार रुलाया है, कितना कुछ सुनाया है, सब कुछ बता दूंगी। इतना कहकर किट्टू भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए सीधा कमरे के अंदर चली गई और सौम्या का चेहरा भी उतर गया था। उसने रुद्र की तरफ देखकर कहा कि रुद्र, मुझे लगा था कि मेरी बेटी ने एक समझदार इंसान से शादी की है, लेकिन
लेकिन ये नहीं पता था कि तुम मेरी बेटी को इतना ज़्यादा परेशान कर दोगे, उसे इतना ज़्यादा रुला दोगे। तुम उसे सच भी बता सकते थे, लेकिन तुमने उससे दूरियां बना ली थी, उसका दिल दुखाया है तुमने। अब वो वही होगा जो मेरी बेटी चाहती है। अब तुम अपने घर चले जाओ, यहाँ पर खड़े रहने से कुछ भी नहीं होगा। इतना कहकर सौम्या भी चुपचाप से घर के अंदर चली गई। तभी नरेन भी जेब में हाथ डालकर बाहर आ जाता है और रुद्र ने मासूम सी नज़रों से नरेन की तरफ देखा तो नरेन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो बोलता है कि क्या बात है बरखुरदार, मेरी बेटी का एक झटका भी बर्दाश्त नहीं कर पाए तुम? तो सोचो जरा, तुमने तो मेरी बेटी को कितना ज़्यादा दुखी किया था, कितना ज़्यादा परेशान किया था। वो तो हर एक पल अपने दर्द को समेट कर चुपचाप से रो लेती थी। उसे तो तुमने कभी भी चुप तक नहीं करवाया था, कभी भी उसे सीने से लगाकर नहीं कहा था कि किट्टू प्लीज़ रोना बंद कर दो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब तो वही होगा जो तुम्हारी सासू माँ कहकर गई है, मतलब जो मेरी बेटी चाहेगी वही होगा। रुद्र बोलता है कि प्लीज़ पापा जी ऐसा मत कहिए। नरेन ने कहा कि मैं कहाँ ऐसा कर रहा हूँ, ना ही ऐसा कह रहा हूँ। जब ऐसा करना चाहता था तब तो तुम बहुत ही ज़्यादा अकड़ में अपनी बीवी को लेकर चले गए थे ना, और अब जब मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ रहे तो वो अब खुद ही तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती है। अब मैं उसे परेशान नहीं देख सकता हूँ बिल्कुल भी। रुद्र बोलता है कि ऐसे मत कहिए पापा जी, आपको तो भी मम्मी ने एक मौका दिया था, क्या वो मौका मुझे नहीं दे सकती है एक बार किट्टू? नरेन बोलता है कि रुद्र अभी के लिए घर चले जाओ और शांति से सोचो कि आगे क्या करना है। हम तो वही करेंगे जो हमारी किट्टू चाहती है। इतना कहकर नरेन भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो एकदम से बोलता है कि और हाँ, आ जाओ अब डिनर करके ही जाना। लेकिन रुद्र ने भी अपने ससुर जी की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और फिर थोड़ा सा गुस्से में गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। वो खुद में ही बड़बड़ा रहा था कि पता नहीं खुद को क्या समझती है, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। रुद्र भी गुस्से में प्रताप हाउस आ गया था। उसने डिनर भी नहीं किया था और वो सीधा अपने कमरे में जाकर चुपचाप से लेट गया था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। ना जाने कितनी ही बार वो किट्टू को फ़ोन ट्राई कर चुका था, बार बार उसे मैसेज कर रहा था, लेकिन किट्टू ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ तितली का तो कॉलेज में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। तभी रिया उसके पास आती है और बोलती है कि तुझे पता है आज कॉलेज में कौन आने वाला है? तितली ने भी थोड़ा सा उदासी भरे चेहरे के साथ रिया की तरफ देखा और बोली कि कोई भी आए, मुझे क्या है यार, मुझे ना कोई मतलब नहीं है, कोई भी आता जाता रहे। इतना कहकर उसने भी बैग उठाया और वहाँ से चली गई। तो वहीं रिया जो कि गुस्से में तितली को जाता हुआ देख रही थी, वो खुद से बोलती है कि पता नहीं खुद को क्या समझती है ये, बच गई उसी दिन, वरना मेरा सारा कर्ज उतार जाता इसके ऊपर। इतने में ही रिया के फ़ोन पर किसी का कॉल आया। उसने भी फ़ोन को रिसीव किया और बोली कि 2 लाख रुपए दे चुकी हूँ, बाकी के पैसे बाद में दे दूंगी। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि पैसे नहीं चाहिए, वो लड़की चाहिए मुझे जो उस दिन क्लब में तुम्हारे साथ में आई थी। कुछ भी करो, बस वो लड़की जल्द से जल्द हमें दो। सच कहता हूँ, बस एक रात के लिए दे दो, तुम्हारे सारे पैसे उतर जाएंगे। रिया के दिमाग में भी अब एक प्लान चलने लगा था। उसने भी फ़ोन पर कहा कि ठीक है, मैं देखती हूँ। इतना कहकर वो भी अब मन ही मन बुदबुदाती है। वैसे इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना ज़्यादा मुश्किल है। ड्रैगन को भी तो बेवकूफ़ बनाया था मैंने, इसे भी बेवकूफ़ बनाकर अपने साथ ले जाती हूँ। मेरा सारा कर्ज बराबर हो जाएगा और मेरा पैसा भी उतर जाएगा। इतना कहकर वो भी उठती है और वहाँ से चली जाती है। तितली भी अभी उदास मन से कॉरिडोर से होते हुए जा रही थी कि तभी उसकी टक्कर अभी एकदम से किसी से हो जाती है। उस शख्स ने भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से पलट कर देखा तो तितली की आंखें तो एकदम से हैरानी से फैल गई थी। वहां पर कोई और नहीं, अनिरुद्ध खड़ा हुआ था। अनिरुद्ध ने भी तितली को पहचान लिया था, जिसको उसने उस रात को घर पर छोड़ा था, लेकिन उसने भी कोई भी रिएक्ट नहीं किया। वो भी पलटकर वहां से चुपचाप से जाने लगता है। लेकिन तितली जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, उसके चेहरे की मुस्कुराहट तो अब एकदम से बढ़ गई थी। उसने भी अनिरुद्ध की बाजू पकड़ ली और फिर उसे अपनी तरफ घुमाया और बोली कि मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो तुम? अरे यार, ऐसी भी क्या कमी है मेरे अंदर? अनिरुद्ध ने भी पहले तितली का हाथ देखा, जैसे कहना चाहता हो कि हाथ हटाओ। तितली ने भी अब अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लिया और फिर उसे देखकर धीरे से बोलती है कि मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो तुम?